हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कृतिका की माँ वंदना उसे शाम के समय अपनी पड़ोसन के घर कीर्तन में अपने साथ ले जाती है, जहाँ सभी औरतें कान्हा जी के भजन गाने में मगन थी और एक कोने में बैठी ताली बजा रही कृतिका अपनी माँ के कान में धीरे से कहती है, माँ, ये भजन कीर्तन करने आप मुझे क्यों घसीट ले आई घर से? ताकि पूजा पाठ में भी तेरा थोड़ा ध्यान रहे। सुबह नहा धोकर मंदिर जाने में तो तुझे आलस आता है, कम से कम शाम के समय भगवान के कीर्तन में आकर थोड़ी भक्ति तो कर ही लिया कर। माँ, भजन तो मैं फोन में भी सुन लेती, इन औरतों की आवाज में भजन सुनकर तो कान्हा जी पक गए होंगे, तो फिर मैं भी एक इंसान हूँ। चुप कर और हाथ जोड़कर भजन गा। अब कृतिका जैसे तैसे कीर्तन पूरा होने पर तालियां बजाती रहती है। कीर्तन समाप्त होते ही सभी को एक छोटी सी मटकी कुल्हड़ में माखन मिश्री का प्रसाद स्वरूप मिलती है। प्रसाद लेकर औरतें अपने घर चली जाती हैं। तभी उसकी पड़ोसन कृतिका और उसकी माँ को प्रसाद देती है, जिसे देखकर कृतिका कहती है, आंटी, आपके यहाँ प्रसाद में फल देने का रिवाज नहीं है क्या? ये कैसा प्रसाद है? कैसा प्रसाद है मतलब? प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। अब तुझे प्रसाद भी तेरी पसंद का ही मिलेगा क्या? ओहो, ऐसा चिल्लाए काहे रही हो छोरी पे? बिटिया, वो कहा है ना कान्हा जी का कीर्तन रखो, तो मैंने तो प्रसाद भी बाल गोपाल के पसंद का बनाया है गो। जे माखन मिश्री कान्हा जी की मन पसंद हैगी, तो इसी का भोग लगाकर सबको माखन मिश्री का प्रसाद दे दियो। अच्छा, ये माखन मिश्री का प्रसाद है। अच्छा आंटी, इसे खाने के लिए चम्मच तो ला दो। ओ अंग्रेज की औलाद, प्रसाद चम्मच चमचे से ना हाथ से खाया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे कान्हा जी माखन खाते हैं ते। तभी कृतिका थोड़ा सा माखन मिश्री चखती है और खाते खाते अपनी माँ के साथ अपने घर चली जाती है और घर पहुँचते पहुँचते सारा माखन मिश्री चट कर जाती है और अपनी माँ से उसका प्रसाद मांगते हुए कहती है, ये माखन मिश्री तो बड़ी मजेदार है। माँ, अगर आप ये प्रसाद नहीं खा सकती तो मुझे दे दो ना। भजन गाने में तू तो उबासे ले रही थी, अभी माखन मिश्री का प्रसाद खाने में बड़ा आनंद आ रहा है तुझे। अब जब प्रसाद इतना मीठा है और ग्रहण करते ही मुंह में घुल जाने वाला है, तो आनंद तो आएगा ही। अब दो भी। प्रसाद है, भंडारा नहीं जो लपेटती जाएगी, मुझे भी थोड़ा खाने को दे। इतना कहकर वो थोड़ा सा प्रसाद खाकर बाकी का उसे पकड़ा देती है। कृतिका वो माखन मिश्री भी फट से चट कर जाती है। उस दिन से उसे माखन मिश्री ऐसे भा जाती है कि अगले दिन नाश्ते के समय वो फ्रिज से थोड़ा मक्खन और किचन से मिश्री लाकर एक छोटी कटोरी में मिक्स करके खाने लगती है और एक चम्मच खाते ही पूरा सा मुंह बनाकर कहती है, बिल्कुल बेकार, इसमें तो कल के माखन मिश्री जैसा कोई टेस्ट ही नहीं है माँ। क्योंकि वो प्रसाद था, ये बाजार का बना माखन मिश्री। माखन मिश्री में जो मक्खन था वो रमीला बहन ने खुद घर पर मलाई फेंट कर तैयार किया था। अब वैसा स्वादिष्ट माखन में कहाँ से मिलेगा? ऐसा है क्या? फिर तो इससे बढ़िया मैं आपका बनाया नाश्ता ही खा लेती हूँ। इतना कहकर कृतिका उस कटोरी को साइड कर नाश्ता करने लगती है। समय बीतता है। एक रोज जब कृतिका कॉलेज से घर आ रही थी, तो गली में उसे उसकी पड़ोसन रमीला मिलती है। उसे देखते ही कृतिका को माखन मिश्री की याद आती है और वो उसे टोकते हुए कहती है, अरे आंटी, आप गली में? हाँ, क्यों गली में ना निकल सकती मैं? नहीं नहीं आंटी, मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, मैं तो आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। मोसे का पूछना है तो यही आंटी कि 1 महीना गुजर गया और आपने कोई कीर्तन भजन की सभा ही नहीं रखी अपने घर में। नहीं, वो क्या है ना, माँ कहती है कि भक्ति भाव बना रहना चाहिए। हाँ, जे तो है। अभी जन्माष्टमी को त्योहार आने वालो है ना, फिर मेरे घर में का सब लोगन के घर में कान्हा जी के भजन बजेंगे। अच्छा आंटी, मैं क्या कह रही थी, वो जो आपने मिश्री माखन का प्रसाद बनाया था, वो आप फिर से बनाकर थोड़ा मेरे घर भिजवा सकती हैं क्या? काहे? माखन का फोकट में आतो है, और वैसे भी माखन मिश्री के लाने तो मलाई के मक्खन बनाना पड़तो है। पता भी है कितनी मेहनत का काम हो तो है ये। हाँ, तो मुझे बता दो कैसे बनाते हैं घर पर माखन? तेरी अम्मा ना है घर में, बा से पूछ ले। मोए काय तंग कर रही है, हट परे को हो, रास्ता रोके खड़ी है। रमीला उसे टरका कर चली जाती है तो कृतिका मुंह बनाते हुए घर आती है, जहाँ उसकी माँ हाथ में माखन मिश्री लिए खड़ी थी, जिसे देखते ही कृतिका की आंखें चमक जाती है और वो फट से माखन मिश्री को टेस्ट करते हुए कहती है, आहा माँ, मेरा कब से मन था माखन मिश्री खाने का। 1 मिनट, आपने इसे घर पर तैयार किया है? और क्या, क्योंकि उस दिन मैंने भी प्रसाद चखा था तो मुझे भी बड़ा पसंद आया, लेकिन मेरा प्रसाद भी तू ही चट कर गई थी, तो मैंने पड़ोसन से पूछा, घर पर ही माखन बनाना सीखा और उसमें मिश्री मिलाकर माखन मिश्री बनाना सीखा।
अरे वाह माँ, हो तो ऐसी हो। कान्हा, आपका माखन मिश्री अब से मेरा भी फेवरेट हो गया। माँ, मैं तो सारा का सारा खा जाऊंगी। आराम से, ज्यादा खाकर कहीं पेट मत खराब कर लियो अपना। समय बीतता है, जन्माष्टमी का दिन नजदीक आने लगता है। बाजारों में कान्हा जी की नई नई मूर्तियां दिखाई दे रही थी। उनके लिए तरह तरह के झूले, नए वस्त्र बाजारों में मिलने लगे थे। मोहल्ले में लोग दही हांडी प्रतियोगिता की तैयारियां करने लगे थे। मंदिर में भजन कीर्तन और सजावटें शुरू हो जाती है। एक रोज कॉलेज से निकलते हुए कृतिका को बस स्टैंड पर खड़ा लड़का कार्तिक दिख जाता है, जिसे प्यार से देखते हुए वो मन में कहती है, उफ, इसको जब भी देखती हूँ ना, दिल के कोने में मैंडोलिन बजना शुरू हो जाता है। वैसे आज तो अकेला दिख रहा है, इसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछ लूँ क्या? नहीं, इसने मना कर दिया तो? ओहो, इस डर से तो मैं हमेशा इसे दूर से ही देखती रह जाऊंगी। हे कान्हा, ये लड़का देख रहे हो ना, अगर इसने मुझे हाँ कर दी ना, तो हाँ, मैं आपको आपके जन्मदिन पर माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी, पक्का। तभी वो हिम्मत करके उस लड़के के पास जाती है और उसे देखते ही कार्तिक प्यारी सी स्माइल करके कहता है, कृतिका, तुम कहाँ रहती हो यार आजकल? पता है, पूरे 2 दिन से मैंने तुम्हें नहीं देखा। इसकी बातों से तो लग रहा है कि मैं ही नहीं, ये भी मुझे कहीं ना कहीं पसंद करता है। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो क्लास में ही रहती हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, क्या हम दोनों कॉफी पी सकते हैं क्या एक साथ? अभी? हाँ, क्यों, तुम फ्री नहीं हो क्या? कोई नहीं, फिर कभी। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कह रही थी, तुम मेरे साथ डेट पर चलना पसंद करोगे? यार, तुमने तो एक बार में ही बोल दिया। बोल तो दिया, लेकिन अभी तुम मना मत कर देना बस। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसका जवाब सुनते ही कृतिका खुशी के मारे उछलकर उसे गले लगा लेती है। दिन बीतते हैं और जन्माष्टमी आती है। कृतिका की माँ सुबह नहा धोकर अच्छी तरह मंदिर और कान्हा जी की मूर्ति को सजा देती है। पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय जब वो कान्हा जी का भोग बनाने के लिए रसोई में जाती है, तो कृतिका किचन में टपक जाती है और माखन मिश्री खुद से बनाने की जिद करती है। अरे तेरे बस की नहीं है, हट जा। ऊपर से तूने व्रत भी नहीं रखा, मुझे भोग बनाने दे। माँ, भोग आप बना लो, लेकिन कान्हा जी के लिए माखन मिश्री तो मैं ही बनाऊंगी। अच्छा, वैसे किस खुशी में? कान्हा जी के जन्मदिन की खुशी में, और मैंने उन्हें वादा किया है इसलिए। अब क्यों वादा किया था ये मत पूछना। चलो अब जल्दी से मेरी मदद करो। ये लड़की भी ना पागल है बिल्कुल। फिर अपनी माँ के बताए अनुसार वो घर में ही मलाई से मक्खन निकालती है और उसकी माँ बाकी का भोग तैयार करती है। 12 बजने का इंतजार करते करते कृतिका मंदिर के सामने बैठे बैठे सोने लगती है। ठीक 12 बजे उसकी माँ उसे जगाती है। फिर दोनों माँ बेटी विधि विधान से कान्हा जी की पूजा कर उन्हें भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद माखन मिश्री की हांडी लेकर कृतिका खुद खाने बैठ जाती है और खाते खाते माखन मिश्री उसके मुंह के आसपास लग जाती है। ये देखकर उसकी माँ जोर जोर से हंसते हुए कहती है, ये लड़की तो बिल्कुल माखन मिश्री की दीवानी ही हो गई है। आसिमा अपने ससुराल में सभी का ख्याल अच्छे से रखा करती थी, लेकिन उसकी सिर्फ एक कमी थी, जिसकी वजह से उसकी सास ज्योति उससे बड़ी परेशान रहती थी। वो आसिमा को डांटते हुए बोलती है, तेरे अंदर दिमाग नाम की चीज है या नहीं? तुझे कितनी बार कहा है कि घर खर्च के लिए पैसे अलग रखा कर और अपने खर्च के पैसे अलग रखा कर, जिससे पैसों का हिसाब कभी भी इधर उधर नहीं होगा। माँ जी, मैंने पैसे संभाल कर रखे थे, लेकिन अभी कहाँ गायब हो गए मुझे नहीं पता। पूरे घर में ढूंढ लिए ना अच्छे से? हाँ माँ जी, मैंने बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक सब चेक कर लिया। हे भगवान, वॉशरूम में कौन पैसे रखता है जो तू वहाँ चेक करने गई थी? वो माँ जी, कभी कभी मैं ही रख दिया करती थी। तेरे जैसी लापरवाह इंसान मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं तेरी माँ तुझे कैसे झेलती होगी। सॉरी माँ जी, मैं एक बार फिर से अपने कमरे में चेक कर लेती हूँ। यार, ये इस बात को यहीं क्यों नहीं खत्म कर देती? मैंने तो वो पैसे अपने खर्चों में लुटा दिए। अब मैं सच्चाई कैसे बताऊं? अगर बता दिया तो ये बुढ़िया मुझे घर से निकाल फेंकेगी। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा ढूंढ उन पैसों को। हाँ हाँ, जाती हूँ। आसिमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगती है। उसे कुछ देर बाद एक तरकीब सोचती है और वो खुद से बोलती है, आइडिया, एक काम करती हूँ, मैं सासू माँ को बोल देती हूँ कि सरिता आंटी ने मुझसे पैसे लिए थे। उन्होंने मुझे 3 महीने बाद लौटाने की बात कही थी और ये बात बताना मैं आपको भूल गई थी। हाँ,
ऐसा कहना ही ठीक रहेगा। ऐसे माँ जी का शक भी दूर हो जाएगा और मुझे छुटकारा भी मिल जाएगा। फिर 3 महीने में जैसे तैसे करके मैं माँ जी को पैसे लौटा दूंगी। इतना सोचकर वो फटाफट ज्योति के कमरे में जाती है और झूठ बोलते हुए कहती है, माँ जी, मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैंने वो पैसे सरिता आंटी को दिए हैं। उन्होंने मुझे 3 महीने बाद वापस लौटाने को कहा था। लेकिन सरिता तो यहाँ से घर खाली करके 4 महीने पहले ही जा चुकी है। तूने उसे कब पैसे दे दिए? अगर घर में आई होती तो मुझसे जरूर मिलकर जाती। और वो भला तुझसे पैसे क्यों मांगने लगी? सहेली मेरी, लेना देना मुझसे है उसका। तेरे पास कब से उधारी के लिए आने लगी वो? धत तेरी की, फंस गई अपने ही जाल में। अब कौन सा झूठ बोलूं? जल्दी कर, नहीं तो बुरी तरह लपेटे में आ जाएगी। अरे बोल ना, क्यों झूठ पकड़ा गया ना तेरा? नहीं नहीं माँ जी, झूठ कैसा? मैंने फिर किसी और को दिए होंगे पैसे, लेकिन किसे दिए वो याद नहीं। बस कर तू, झूठ बोलने की भी हद होती है, लेकिन तूने तो वो भी पार कर दी है। रुक तू शाम तक, आने दे तेरे पति को, सब बताती हूँ आज मैं उसे। हाँ हाँ बता देना, मैं नहीं डरती। अब आपको जब पता ही चल गया है तो शायद अब मुझे डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं बचपन से ही बहुत खर्चीली हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी और मुझे यहाँ अपने खर्चों के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। अच्छा, तेरे मुंह में जुबान भी है? मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी। हाँ माँ जी, लेकिन आज से मैं अपने खर्चों के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगी। इतना बोलकर आसिमा वहाँ से चली जाती है। शाम होने पर जब आसिमा का पति बबलू ऑफिस से घर आता है तो उसके घर पहुँचते ही ज्योति उसके पास आकर बरसते हुए बोलती है, पहले तो सिर्फ टाल मटोली खेला करती थी, लेकिन अब तो झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है। एक तो पहले पैसे चुरा कर खा गई और अब सीना जोरी भी कर रही है। कहती है कि मेरे घर वाले मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। हम तो जैसे इसे नौकरानी बना कर रखते हैं ना। अरे माँ बस भी करो, घर आकर पहली सांस भी नहीं ले पाया, लेकिन आपकी 10 चुगलियाँ मेरे खून में पहुँच गई हैं। मेरे दिमाग को सिग्नल मिल चुका है कि आप किसी चीज के बारे में बात कर रही हैं। आसिमा ने आपके पैसे चुराए? हाँ, पैसे रखने के लिए दिए, लेकिन मैडम के खर्चे ही अपार हैं। आसिमा इधर आओ मेरे पास। बबलू की गुस्से भरी आवाज सुनकर आसिमा जल्दी से उसके पास आती है। बबलू उसे गुस्सा करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें खर्च के लिए पैसे नहीं देता क्या, जो तुमने माँ के भी पैसे फिजूल में खर्च कर दिए? हाँ बोल अब इसके सामने, जैसे मुझे अपने बाप की धमकी दे रही थी। देखिए सासू माँ, पहली बात तो ये कि मैंने आपको धमकी नहीं दी थी। बस मैंने ये बताया था कि मेरे खर्चे के लिए पैसे कम पड़ गए थे, तो मैंने आपके पैसे अपने खर्च में लगा दिए। इसमें मैंने गलत ही क्या किया? मेरे बाप ने दहेज में आपको नगद पैसे दिए हैं। अगर मैं उनमें से कुछ पैसे खर्च लूं, आपको बड़ी मिर्ची लग रही है। देखो आसिमा, तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। और हाँ, आज से ही तुम अपना खर्चा खुद निकालोगी, समझ आई बात? अब इसके लिए जो करो, लेकिन घर के पैसे को तुम हाथ भी नहीं लगाओगी। ठीक है, फिर कोई ऑब्जेक्शन मत करना आगे चलकर। इतना बोलकर आसिमा वहाँ से चली जाती है और धीरे धीरे अपने मायके से लाया सारा सामान OLX पर बेचना शुरू कर देती है। कभी वो पुराना टीवी बेच देती तो कभी टेबल को ही बेच देती और अपना जेब खर्च निकाला करती। ज्योति घर के सामान को गायब होता देखकर उससे बोलती है, धीरे धीरे घर का सारा सामान गायब होता जा रहा है। ये बहू आखिर क्या करके मानेगी? ये सब सामान मेरे मायके से दहेज में आया था, मेरे पापा के पैसों से, तो मैं इन्हें बेचकर अपनी जरूरतों के लिए खर्च निकाल रही हूँ। अब तो मैं आप लोगों से पैसे मांगने नहीं आ रही, फिर आपको क्या तकलीफ हो गई? वाह वाह, तू तो इस घर के साथ साथ अपने पति और मुझे भी बेच देगी, लेकिन उससे भी तेरा खर्चा कभी पूरा नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो ऐसा भी कर दूंगी मैं। वैसे आजकल मेरे हाथों से पैसा खर्च ना हो ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा। अब तो मुझे पैसा खर्च करने की ऐसी लत लगी है कि जिस दिन मैं पैसा ना उड़ाऊं उस दिन मुझे नींद नहीं आती, मेरा चैन उड़ जाता है और मेरा खाना भी नहीं पचता। हे राम, कैसी बहू मिली है, ये कुलक्षणी मेरा घर ही खा जाएगी। तू अभी निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। अरे पहले बर्बाद तो कर लेने दो घर को अच्छी तरह से। तू निकलती है या नहीं? वैसे मैं सोच रही हूँ कि इस घर को बेच ही दूं और जिंदगी भर उन पैसों से मौज लूं। आहा, क्या मजा होगा जिंदगी में, एक अलग ही रौनक होगी। कोई इसे सद्बुद्धि दे। माँ जी, आप ऐसे ही बोलती रहो। मैं आपकी इस पोस्ट में फोटो सोशल मीडिया में डालकर बहुत पैसा कमा सकती हूँ, साथ ही आप फेमस भी हो जाओगी। इतना सुनकर ज्योति अपने घर पर ताला लगाकर तिजोरी में रखे सभी गहने, पैसे और प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालकर
बबलू को लिए अपने मायके चली जाती है और अपने मायके पहुंचकर वो आसिमा के घर वालों को फोन करके बोलती है, आपकी बेटी पागल हो गई है। आपने उसको क्या खिला पिला कर बड़ा किया है। वो आज मुझे बर्बाद करने की कसम खा चुकी है। घर का सारा सामान बेच दिया, एक बर्तन भी नहीं छोड़ा, वो भी सिर्फ अपने खर्चे के लिए। मैं कंगाल हो गई आपकी बेटी के खर्चे से। मैं और आपका दामाद उसके खर्चे की डर से मेरे मायके में ठहरे हैं। कृपया करके आप उसे ले जाइए। ज्योति की सारी बातें सुनकर आसिमा का पिता बोलता है, देखिए समधन जी, हमने इसी डर की वजह से उसे आपके यहाँ बहू के रूप में विदा किया था। हम भी लुट चुके होते। अगर वो कुछ दिन हमारे यहाँ और रहती तो हमारा घर भी बिक चुका होता। आपके घर की बहू है, आप संभालिए। इतना बोलकर नीलेश फोन रख देता है और दोबारा कभी जिंदगी में ज्योति का कॉल नहीं उठाता। और एक दिन ऐसा आता है जब आसिमा के पास कुछ नहीं बचता और आसिमा भीख मांगना शुरू कर देती है। उसे खाने पीने के लिए भी लोगों के घरों से मांग मांग कर खाना पड़ता। एक दिन उसकी सहेली उसे रास्ते में मिलती है और उसे इस हालत में देखकर उसकी मदद करने की सोचती है। वो उसे अपने साथ अपने घर पर जगह देती है और अपने वर्क प्लेस पर काम भी दिलवाती है। अब खर्च के लिए आसिमा को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और वो संभल कर दोबारा से सब कुछ ठीक कर देती है। हेलो दोस्तों, ये कहानी है श्वेता नाम की एक भोजपुरी लड़की की, जो कि जाति और भाषा से तो बिहारी होती है, लेकिन वो बचपन से ही शहर में पली बड़ी थी और इसी कारण उसे अपनी भाषा यानी कि भोजपुरी अच्छे से नहीं आती थी। और इसलिए जब भी उसके मम्मी पापा भोजपुरी में एक दूसरे से बातें करते तो उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था। ऐसे ही एक सुबह उसकी माँ जानकी चाय बना रही होती है और तभी वहाँ श्वेता नींद में चलती हुई आती है और अपनी माँ से बोलती है, गुड मॉर्निंग माँ पापा। माँ, मेरी कॉफी कहाँ है? हेने बात तो हर कॉफी बिटिया यहाँ आवा हमरे पास। माँ, कितनी बार कहा है ना आपको कि मुझसे भोजपुरी में बात मत करना। मुझे बहुत कम समझ में आता है और स्पेशली तब जब आप आई हो दादा शब्द बोलते हो ना तो मेरे सर के ऊपर से जाता है। अरे बिटिया, ये कितना गलत बात हवे कि तोके भोजपुरी बोले नहीं आवत। आखिर तोहरे माई पापा तो बिहार से ही है ना, फिर तू भी कोशिश क्यों नहीं करत? बहुत जल्दी सीख जाइबे तू। ये आप दोनों की ही कमी है। अगर आप लोग मुझे कभी बिहार लेकर गए होते तो मैं भी भोजपुरी बोलती। मुझे भोजपुरी गानों के धुन बहुत अच्छे लगते हैं। काश कि उसके शब्द पूरी तरह से समझ में आते तो कितना अच्छा होता। अरे बिटिया, तोहार ई ख्वाहिश भी हम कल पूरा कर दी हैं। काहे कि कल हमें अपन गांव जाए के है, तो तू भी अपना सामान पैक कर ले, ठीक है? और हम भी आपन और तोहार पापा के बैग पैक कर लिए हैं। इस तरह जानकी अपनी बेटी को पैकिंग करने को बोलती है और अगली ही सुबह जानकी, अशोक और श्वेता दिल्ली से अपने गांव पटना जाने के लिए रवाना होते हैं। वक्त बीतता है और लगभग 18 घंटों के बाद ट्रेन उन्हें पटना पहुंचा देती है और वो स्टेशन से अपने घर के लिए रवाना होते हैं, जहां रास्ते में श्वेता चारों तरफ देखकर बोलती है, अरे वाह माँ, ये खेत खलिहान तो बड़े ही अमेजिंग लग रहे हैं। आज तक दिल्ली में ये सब देखा ही नहीं मैंने। बिहार सच में अच्छी जगह है। श्वेता जब ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी माँ उससे बोलती है, देख बिटिया, गांव की सुंदर बेला देखन भर से तू कितनी खुश हो गई। सोच, जब तू कुछ दिन यहाँ रही है तो तू भी यहाँ की भाषा सीख जाई है और खान पान, पहनावा ओढ़ावा भी। इस तरह जब वो जा रहे होते हैं तो जिस गाड़ी में वो तीनों सवार होते हैं, अचानक उसमें एक भोजपुरी गाना बजता है और श्वेता उस गाने को सुनकर उसे रिपीट करते हुए गाती है, हाय रे उठ लाली, हाय रे कजरा, जान मारे तोहरो टूपिस घगरा ए गोरी। इस तरह कुछ ही देर में तीनों पटना के अपने गांव हाजीपुर में पहुंचते हैं, जहां श्वेता सभी औरतों को साड़ी पहने देखती है। कहीं औरतें बैठकर सोहर गा रही होती है तो कोई अपनी भैंस को चराने जा रही होती है। गांव का ऐसा नजारा देखकर वो बहुत खुश होती है और खुद से बोलती है, अरे वाह,
ये गांव के खूबसूरत मौसम के साथ साथ यहाँ के लोग भी कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो कितने प्यार से एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं। और इनकी ये साड़ी तो और भी अच्छी लग रही है। अब तो मुझे अपने भोजपुरिया होने पर गर्व हो रहा है। बस मैं भी यहाँ की भाषा जल्दी से सीख लूँ। अरे इसमें कौन सी दिक्कत है बिटिया, तेरे पापा तुझे सिखाएंगे फुल भोजपुरी। मैं तुझे यहाँ की लिट्टी चोखा खिलाता हूँ। और हाँ, आज तक तो तू सिर्फ दिल्ली के छोले भटूरे खाती आई है, आज मैं तुझे हाजीपुर का छोला समोसा भी खिलाता हूँ। इस तरह अशोक अपनी बेटी श्वेता को बिहार की मनोहर डिश खिलाता है, जिसके बाद श्वेता बोलती है, वाह पापा, इट्स अमेजिंग। अरे मोर बिटिया, ऐसे नहीं, भोजपुरी में बोल के बतावा। बोल कि ईदा बहुते निक बा। हाँ पापा, ये लिट्टी चोखा था बहुते निक बा। इस तरह गांव घूमने आई श्वेता हाजीपुर में कुछ दिन रहने के कारण बहुत ही जल्दी वहाँ की भाषा, खान पान और सब कुछ सीख जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद वो तीनों वापस शहर आते हैं और कुछ दिनों बाद ही अशोक के पास अपनी बेटी के लिए दिल्ली के ही एक ज्ञान नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसके बाद अशोक बोलता है, श्वेता बेटी, तेरे लिए ज्ञान नाम के लड़के का रिश्ता आया कल, अच्छे से रेडी हो जाइयो। ओके पापा, वैसे आप कहो तो कल मैं भोजपुरी अंदाज में रेडी हो जाऊँ, क्योंकि हाजीपुर से आने के बाद मुझे तो वहाँ की भाषा से और वहाँ से प्यार हो गया है। अरे अपने भोजपुरी अंदाज के शौक तू अपने ससुराल में जाकर पूरे करियो। अगले ही दिन ज्ञान और उसकी माँ श्वेता को देखने आते हैं और श्वेता के घर वाले उनका स्वागत करते हैं। तभी श्वेता उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और दोनों को परोसती है। चाय पीने के बाद रेवती बोलती है, अरे वाह भाई साहब, आपकी बेटी तो बिल्कुल वैसी है जैसे मेरे बेटे के लिए मुझे चाहिए थी। ये मॉडर्न भी है और आज के जमाने की भी है। मुझे रिश्ता मंजूर है, आप तो शादी की तैयारियां कीजिए। ज्ञान और श्वेता का रिश्ता तय हो जाता है, जिसके कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी हो जाती है, जिसके बाद श्वेता अपनी ससुराल आती है और फिर उन दोनों की सुहाग रात आती है और ज्ञान रोमांटिक अंदाज में श्वेता के पास आकर उसे बोलता है, श्वेता, तुम इस दुल्हन के लाल जोड़े में कितनी सुंदर लग रही हो। मन कर रहा है तुम्हें हक कर लूं इसी वक्त। अरे तो इमा, पूछे के कौन सा बात है सजनवा, आओ और अपने करेजा से सटा लो हमको। तुम भोजपुरी बोल रही हो ना? हाउ फनी यार। अच्छा, मैं तुम्हें हिंदी में आई लव यू बोलता हूँ, तुम इसे भोजपुरी में बोलो। इमा कोनो बड़का बात थोड़ी है। अबे लो, हम भी तो उसे बहुत प्यार करीला सजनवा, बोले तो आई लव यू टू। शादी की रात इस तरह वो दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ घंटे बीतने के बाद सुबह होती है और श्वेता सुबह ही उठकर बहू होने के नाते नहा धोकर शीशे के सामने रेडी हो रही होती है और खुद से बोलती है, हम अम्मा के देखे रहे कि कैसन वो पापा के लंबी उम्र खातिर पूरा मांग में सिंदूर लगावत रही, तो अब हमहू सजनवा खातिर एकदम वैसे ने सिंदूर लगाई। श्वेता अपनी पूरी मांग भरकर साड़ी में सज धज कर भोजपुरिया अंदाज में किचन में जाती है, जहां उसकी सास रेवती उसके पास आकर बोलती है, अरे श्वेता बहू, बड़ी सुबह उठ गई तू, क्या बात है? सुबह उठने के लिए रात को सोई नहीं थी क्या? और ये तूने कैसे बिहार के लोगों के जैसा मांग भरी हुई है? आज की लड़कियों की तरह हल्का सिंदूर भी लगा सकती है तू। अरे अम्मा जी, आपका तो खुश होके के चाहिए। हमरे हाजीपुर में औरतों को ऐसे ही सिंदूर लगाते देखे रहे हम, इसलिए हम भी सोचे कि हम भी अपने सजनवा खातिर पूरी मांग का सिंदूर लगाए। और ये अम्मा जी, रात हम जल्दी सोए रहे ताकि तड़के उठ जाएं, इसलिए उठ गए। बिहार में भी लोग बहुत जल्दी उठते और नई बहुरिया तो एकदम जल्दी। अरे बस कर, क्या भोजपुरी में बकबक करे जा रही है? और ये क्या तू अपने पति को सजनवा बोल रही है और मुझको अम्मा जी? देख, मुझे अम्मा जी मत बोल, पूरा देहाती लग रहा है सुनने में। सासू माँ या माँ जी बोल। माँ जी, देहाती मत कहिए, ये हमारी भोजपुरिया भाषा है, हाजीपुर की भाषा। वहाँ सास को अम्मा जी ही बोलत है और पति को सजनवा ही बोलत है हमरे गांव में, इसीलिए। और हमको आपको अम्मा जी ही बोलना ज्यादा निमन लागत है। हाँ बोलते होंगे, लेकिन मैं आज के जमाने की हूँ और मुझे भोजपुरी ना पसंद है ना मुझे समझ आती। ऐसा लगता है मेरे सर के ऊपर से जा रही है। अरे मोरी अम्मा जी, आप काहे टेंशन याद हो, हम सिखा दिए आपको भोजपुरी। चलो हम तो एक डेमो देते हैं। देखो, भोजपुरी में बिल्ली को बिलाई, मम्मी को माई,
चावल को भात और शादी को लगन और पति को सजनवा कहते हैं। और ये डेमो देखा? अरे बस कर, मुझे नहीं सीखनी, आज के लिए इतनी बहुत है। चल आज तेरी पहली रसोई है तो तू खाना बना ले, ठीक है? रेवती वहाँ से चली जाती है और श्वेता बोलती है, अम्मा जी बोली है कि आज हमारी पहली रसोई है तो आज हम अलग तरीके से खाना बनाइए। हम हाजीपुर घूमे गए रहे तो वहाँ देखे रहे कि कैसे वो लिट्टी चोखा वाला चाचा वो डिश बनाए रहे। आज हम वह बनाई है। इस तरह भोजपुरी भाषा की दीवानी श्वेता किचन में लिट्टी चोखा बनाते हुए भोजपुरी गाना गाती है। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। श्वेता भोजपुरिया अंदाज में पहली बार रसोई में लिट्टी चोखा बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है और अपनी सास को बुलाकर उसके लिए लिट्टी चोखा परोसते हुए बोलती है, ई ले अम्मा जी, हाजीपुरी अंदाज का लिट्टी चोखा खाओ, तुम्हारी बहुरिया बनाई है। अरे ओ नासपिटी, ये बनाता है क्या कोई पहली रसोई में? ऊपर वाले ये कैसी बहू दी है तूने मुझे? उस वक्त को इसके हाव भाव देखकर लग रहा था कि ये कितनी मॉडर्न है, लेकिन ये तो एकदम गवार है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई भोजपुरिया बहू पाकर। अरे अम्मा जी, हम तुमका एक शायरी सुनावत है, जो कोई खात है बिहार का लिट्टी चोखा ओके कोई भी ना दे सकत है कब हूँ धोखा। हाँ हाँ, दे अब अपना ये लिट्टी चोखा, जिंदगी में पहली बार खाने जा रही हूँ, ना जाने कैसा होगा ये। इस तरह रेवती लिट्टी चोखा खाती है और उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आता है और वो उसे खाकर अपनी बहू की तारीफ करते हुए बोलती है, अरे वाह रे मेरी भोजपुरिया बहू, तेरा ये लिट्टी चोखा तो सच में बहुत टेस्टी है। ये बात हुई ना सासू माँ, तो फिर यह खुशी में जरा एक भोजपुरिया गाने पर हमरे साथ 2-4 ठुमका मार लियो ना। सास बहू एक साथ नाचते हुए गाना गाते हैं और ठुमका लगाते हैं और श्वेता भोजपुरी में एक गाना गाती है, सासू माँ लिट्टी खाली हली थरिया बिछाई के, और सयाज दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के। इस तरह श्वेता की सास भी अपनी भोजपुरिया बहू की तरह ही भोजपुरी खाने के साथ भोजपुरी गाने की भी शौकीन हो जाती है और अपनी बहू से बोलती है, बहू तेरा लिट्टी चोखा तो मुझे बहुत पसंद आया और उससे भी ज्यादा अच्छा है ये एनर्जेटिक भोजपुरिया गाना। इसमें ना नाचने वालों के भी पैर अपने आप थिरक जाएंगे। मैंने अब भोजपुरिया खाना भी खा लिया और भोजपुरिया गाना भी सुन लिया। बस अब तो मुझे अपनी भोजपुरी भाषा भी सिखा दियो, फिर हम दोनों भोजपुरी में ही बात करेंगे। अरे वाह, जियो मोरी सासू मैया। वैसे ये की है आपने भोजपुरिया बहू की भोजपुरिया सास जैसन बात। श्वेता अपनी सास को भोजपुरी सिखाती है और इस तरह दिल्ली में पली बड़ी श्वेता अपनी भाषा हमेशा के लिए न सिर्फ खुद बोलती है बल्कि अपने सास और पति को भी सिखाती है और इस तरह ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।